अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दुआम साइंस 2 का पहला सबक तवारुस और इर्तिका का मुताला कर रहे हैं। आज हम सबक के मश्क के सवाल जवाब देखेंगे। इस चैप्टर को वीडियो नंबर 101 से लेकर 104 में जो सेपरेट प्लेलिस्ट है साइंस 2 उर्दू मीडियम की, उसमें डिटेल में हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर पूरा एक्सप्लेन हो चुका है वीडियो नंबर 101 से लेकर 104 में। ये वीडियो नंबर 105 है जिसमें हम मश्क के सवाल जवाब देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 1 तवारुस और इर्तिका मश्क। पहला सवाल दिया गया है, इसका दिया हुआ खाका मुकम्मिल कीजिए। खाका मुकम्मिल करना है हमें। इर्तिका के सबूत इस बारे में लिखना है। तो इर्तिका के सबूत यहाँ पर खाके में हमें चंद जो खाली जगह है वो पुर करके दी गई है। इर्तिका के सबूत, शक्लियाती सबूत, आज़ा में हड्डियों की साख्त में यकसानियत, ये जो है इर्तिका के सबूत के नाम है। तो 2 खाली जगह है यहाँ पर। तो 2 खाली जगह में कोई भी 2 इर्तिका के सबूत के नाम लिखेंगे हम। बाकी जो बच जाते हैं इर्तिका के सबूत वो है आसारी आज़ा, दरमियानी कड़ियाँ, रकाजी सबूत, जीनियाती सबूत, तशरीही सबूत। तशरीही सबूत आज़ा में हड्डियों की साख्त में यकसानियत, यही है एक्चुअली। ये 4 बाकी बचते हैं, आसारी आज़ा, रकाजी सबूत, दरमियानी कड़ियाँ और जीनियाती सबूत। तो इसमें से कोई भी 2 उसके अंदर हम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, झैल के बयानात पढ़कर इनकी हिमायत मिसाल के साथ अपने अल्फाज में कीजिए। इंसान की इर्तिका की इब्तिदा तकरीबन 7 करोड़ साल कब्ल हुई। जवाब, तकरीबन 7 करोड़ साल पहले कुर्रे अर्ज पर बर्फानी दौर यानी आइस एज की इब्तिदा हुई। बर्फानी दौर के मखसूस जुग्राफियाई माहौल के सबब डायनासोर जैसे कबील जैसा जानदारों का खात्मा हो गया। बर्फानी दौर के सबब जंगलाती अहाता में भी कमी आ गई। जंगलाती अहाता यानी कि फॉरेस्ट कवर, जंगल का इलाका। तो कुर्रे ज़मीन पर जितना जंगल का इलाका था उसके अंदर भी कमी आ गई। और इसी दौरान बंदर जैसे हैवानात कदीम लंगूर जैसे हैवानात की मदद से पैदा हुए। 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में इन बंदरों की दुम ख़त्म हो गई। इनके दिमाग की नशोनुमा होकर इसके हजम में इजाफा हुआ, हाथों में इसलाह हुई और वो एब जैसे जानवरों में तब्दील हो गए। अरसे दराज के बाद ये एप जैसे जानवर गबन और ओरेंगुटान जैसे जानवरों में तब्दील हुए और तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले उनसे चिंपैंजी और गोरिल्ला पैदा हुए। मौसम के बतदरीज खुश्क हो जाने और जंगलाती अहाते की कमी के सबब इन एप को, चिंपैंजी और गोरिल्ला को दरख्तों के नीचे उतरकर जिंदगी गुजारना पड़ी। इनकी हड्डियों की नशोनुमा हुई और वो सीधे खड़े होने वाले इंसान नुमा जानवरों में तब्दील हुए। दूसरा बिट है इसका पेचीदा। दूसरा सवाल है इसका, जानदारों में जुग्राफियाई और पैदाइशी फर्क हो तो तवील अरसे बाद अनवा में फर्क नजर आता है। जवाब है इसका, कुदरती बारावरी के जरिए बारावर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले ग्रोह को नौ कहते हैं। हर नौ मखसूस जुग्राफियाई माहौल में नशोनुमा पाती है। इनकी ग़िज़ा, रहन सहन, बारावरी और मुद्दत तवाफ़ुक़ वगैरह मखसूस होते हैं। जुग्राफियाई माहौल और बारावरी में तब्दीली की वजह से नई नू में जीनी तग़य्युर आ जाता है। इसीलिए बहुत ज़माने के बाद जुग्राफियाई माहौल में तब्दीली और बारावरी में तब्दीली के सबब अनवा में फ़र्क नज़र आता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन सेकेंड वाले सेंटेंस का, सेकेंड वाले जुमले का। तीसरा जुमला है, रकाज़ात का मुताला इर्तिका के मुताले का एक अहम जुज़ है। ज़लज़ले और आतिशफ़िशा जैसी आफतों की वजह से मदफून जानदारों के जिस्म के बाक़ियात और नक्श रकाज़ात कहलाते हैं। रकाज़ात का मुताला कदीम ज़माने में मौजूद जानदारों और इनकी खुसूसियात को समझने में साइंसदानों की मदद करता है।
रकाज़ात में ही कार्बनी पैमाइशी जमा का तरीका आता है। कार्बनी पैमाइशी जमा का तरीका रकाज़ात की असल उम्र बताने में मदद करता है। इन रकाज़ात की उम्रों का पता लगाकर साइंसदानों ने रकाज़ात के ज़माने का तयन किया है और ये नतीजा निकाला है कि फ़िक्री हैवानात का वजूद गैर फ़िक्री हैवानात के ज़रिए अमल में आया है। मंदरजा बाला नुकात से ये वाज़ेह होता है कि रकाज़ात का मुताला इर्तिक़ा के मुताले का एक अहम जुज़ है। चौथा सवाल है, फ़िक्री हैवानात में जीनियाती ताल्लुक़ से सबूत मिलते हैं। जवाब इसका पहला पॉइंट, मछली, कछुआ, गाय, खरगोश और इंसान के जनीन इब्तिदाई मरहलों में यकसा नज़र आते हैं। जनीन यानी कि जब बच्चा पलता है कोई भी जानवर के अंदर तो उसे जनीन कहते हैं। मछली, कछुआ, गाय, खरगोश और इंसान के जनीन इब्तिदाई मरहलों में यकसा नज़र आते हैं। नशोनुमा बढ़ने पर इनमें फ़र्क पैदा होता जाता है। नशोनुमा के आखिरी मराहिल में इन जनीन के दरमियान मुतमासिलत बहुत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। इब्तिदाई मराहिल में फ़िक्री हैवानात के जनीन में यकसानियत इस बात का सबूत है कि इर्तिक़ा के दौरान इन तमाम हैवानात का मुअर्रिस एक ही था। इसे हमने चैप्टर में पढ़ा है जीनियाती सबूत के टॉपिक में। ये था हमारा सवाल नंबर 2। अब हम सवाल नंबर 3 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में हमसे कहा गया है खाली जगह पूर्ण करने के लिए कौस में दिए हुए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले दोबारा लिखिए। यहाँ पर मुतबादिल ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। अचानक होने वाली तब्दीली का अहम सबब ह्यूगो दी रीव्स के डैश नज़रिए की वजह से मिलता है। हमने पढ़ा था ह्यूगो दी रीव्स का नौई तबद्दुल का नज़रिया चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में। यहाँ पर पहली खाली जगह में नौई तबद्दुल आएगा। सेकेंड, प्रोटीन की तालीफ डैश के ज़रिए होती है। ये जॉर्ज बडल और एडवर्ड टेटम ने मालूम किया। ये इंफॉर्मेशन चैप्टर के अंदर कहीं पर भी नहीं है। इसमें चैप्टर में जॉर्ज बडल और एडवर्ड टेटम का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। जॉर्ज बडल और एडवर्ड टेटम दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में रिसर्च किया था। उन्होंने ये बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, प्रोटीन की तालीफ जो होती है वो जीन के ज़रिए होती है। तो इसलिए इसका जवाब जीन होगा। यहाँ पर खाली जगह में जीन आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर के अंदर कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तीसरा सवाल है, डीएनए धागे की मालूमात आरएनए धागे पर इरसाल करने के अमल को डैश कहते हैं। मालूमात इरसाल करने के अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये हमने पढ़ा था चैप्टर की सबसे पहली वीडियो में। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन आएगा। उसके बाद दिया गया है इर्तिक़ा। इर्तिक़ा के लिए उसके मानी ढूंढना है हमें, तो मरहलावार तरक्की को इर्तिक़ा कहते हैं। इसलिए इस खाली जगह में आएगा इर्तिक़ा यानी मरहलावार तरक्की। इंसानी जिस्म में मौजूद डैश आसारी आज़ा का सबूत है। इंसानी जिस्म में आसारी आज़ा कौन सा है, यहाँ से ढूंढकर लिखना है हमें। तो अपेंडिक्स इंसानी जिस्म में आसारी आज़ा है जिसका कोई इस्तेमाल हमारे जिस्म में नहीं होता है। ये था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 4 में हमसे कह रहा है हासिल शुदा मालूमात पर मुनहसिर पैराग्राफ लिखिए। आपको जो मालूमात हासिल हुई है उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है हमें। उसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन है लेमार्क का नज़रिया। लेमार्क का नज़रिया हमने डिटेल में पढ़ा है और टेक्स्ट बुक के अंदर भी डिटेल में इसे समझाया गया है। तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पर पैराग्राफ में से हम क्वेश्चन जितने मार्क के लिए आ रहा है उस हिसाब से आंसर को लिख सकते हैं। अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो वहां से 2 पॉइंट लेकर लिखेंगे, 4 पॉइंट लेकर लिखेंगे हम। और अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो 6 पॉइंट का पैराग्राफ लिखेंगे। उसी तरह अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो 8 पॉइंट का पैराग्राफ लिखेंगे। टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 8 पर यह पैराग्राफ दिया गया है।
सेकंड है डार्विन का कुदरती इंतखाब का नजरिया। डार्विन का कुदरती इंतखाब का नजरिया ये भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 7 पर है। ये सवाल के नंबरात की मुनासिबत से हम इसका जवाब लिखेंगे। जिस तरह से टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन दे रही है उसी इंफॉर्मेशन को हमें लिखना है अपने ओन लैंग्वेज में। तीसरा टॉपिक है जीनियात। नाउ जीनियात का सिर्फ एक या दो जुमला इस तरह से मालूमात दी गई है टेक्स्ट बुक में, उसके लिए प्रॉपर जो आंसर है कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। जानदारों की खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। इसके लिए ख़ास तौर पर जीन का मुशाहिदा हयातियात की एक शाख में किया जाता है। इस शाख को जीनियात कहते हैं। जानदारों की जो खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है वो जीन के ज़रिए होती है। तो जीन की स्टडी करने के लिए बायोलॉजी की जो ब्रांच है उस ब्रांच को जीनियात कहा जाता है। एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है और ये अमल तवारुस का अमल कहलाता है। जदीद जीनियात का आगाज़ ग्रेगर जोहान्स मेंडल ने किया। उन्होंने एक लंबे अरसे के लिए तहकीकात व तजुर्बात करके जीनियात की वजाहत की। ग्रेगर जोहान्स मेंडल को जदीद जीनियात का बानी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही इस फील्ड का आगाज़ किया है अपनी रिसर्च वगैरह से। इस तरह से जदीद जीनियात के बारे में हम मालूमात लिख सकते हैं। नेक्स्ट इर्तिका। इर्तिका ये भी पैराग्राफ हमें दिया गया है दरसी किताब टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 3 के ऊपर। तो पैराग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मार्क्स के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हम उस पैराग्राफ की मदद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दरमियानी कड़ियाँ। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पर दिया गया है। दरमियानी कड़ियाँ का पैराग्राफ मिसालों के साथ में दिया गया है और एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। वही पैराग्राफ या फिर उस पैराग्राफ को अपने ओन सेंटेंसेस में लिखकर इसका जवाब हम तैयार कर सकते हैं। ये था हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है तवारुस किसे कहते हैं? तवारुसी तब्दीलियाँ किस तरह वक़्फ़ पज़ीर होती है? वजाहत कीजिए। तवारुसी तब्दीलियाँ यानी कि इर्तिक़ा और म्यूटेशन के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले हम तवारुस की तारीफ़ लिखेंगे और तवारुसी तब्दीलियाँ क्या होती है उसे एक्सप्लेन करेंगे। तवारुस एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारुस कहलाता है। तवारुसी तब्दीलियाँ जानदारों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं और इसी से कुछ जीन अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं। इन नस्लों के बच्चों में अमाइनो एसिड अपने वालिदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करते हैं। यही वजह है कि वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में भी दिखाई देती है। जो अमाइनो एसिड के ज़रिए प्रोटीन तैयार होते हैं वो वालिदैन में भी होते हैं और उसी तरह बच्चों में भी तैयार होते हैं और यही रीज़न है कि वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में भी दिखाई देती है। ऐसा यूजुअली होता है, लेकिन कभी कभी जीन बिल्कुल वालिदैन की तरह अमाइनो एसिड तैयार नहीं करते। कोई न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह बदल देता है। इसकी वजह से कोई छोटा सा फ़र्क वाक़ हो जाता है। ये फ़र्क या तब्दीली नौई तबद्दुल कहलाता है। इसे ही हम तवारुसी तब्दीली कहते हैं। नौई तबद्दुल कभी छोटा तो कभी बहुत वाज़ेह होता है, मसलन सिकल सेल एनीमिया जैसा जीनियाती नोट्स। नौई तबद्दुल कभी ऐसा होता है कि जिससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, जानदार के ज़िंदा रहने तक उसे उस नुक्स से जूझना पड़ता है। ये था सवाल नंबर 5 का जवाब। सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 6 है आसारी आज़ा यानी क्या? इंसानी जिस्म के कुछ आसारी आज़ा के नाम लिखिए और ये आज़ा दूसरे किन जानदारों के लिए मुफीद है लिखिए। आसारी आज़ा इसके बारे में हमें लिखना है और इंसान के अंदर जो आसारी आज़ा है वो दूसरे किन जानवरों में मुफीद है ये भी लिखना है। सबसे पहले हम आसारी आज़ा की तारीफ लिखेंगे। जानदारों में तनज़्ज़ुल पज़ीर यानी कि फुल्ली डेवलप्ड,
या नामुकम्मिल नमू याफ्ता, या फिर अंडर डेवलप, पूरे डेवलप नहीं हुए हैं जो। नमू याफ्ता गैर फाल उज़ू, गैर फाल जो काम नहीं करते हैं ऐसे उज़ू या हिस्से को आसारी उज़ू कहते हैं। इंसानों में पाए जाने वाले जो आसारी उज़ू है वो अपेंडिक्स है और कान के उजलात हैं। अपेंडिक्स, इंसानी जिस्म में अपेंडिक्स का कोई फेल नहीं होता है, लेकिन जुगाली करने वाले जानदारों में अपेंडिक्स निज़ाम में मखसूस फेल अंजाम देता है। सेकेंड एग्जाम्पल, कान के उजलात। इंसानी जिस्म में कान के कुछ उजलात गैर मुस्तमिल हैं, कान की कुछ मसल्स जो है वो इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन यही मसल्स बंदरों में भी होती है और वो इस्तेमाल करते हैं इन मसल्स को, इन उजलात को कान को हिलाने के लिए ताकि दूर की आवाज़ सुन सके। सो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो आसारी आज़ा की है इंसान के अंदर और उनका इस्तेमाल दूसरे जानवरों में। सवाल नंबर 7, दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। इर्तिका के अमल में मौरूसी तब्दीली का क्या किरदार है? अभी हमने मौरूसी तब्दीली के बारे में पढ़ा सवाल नंबर 5 के अंदर। तो मौरूसी तब्दीली अगर हो रही है तो उसका इर्तिका के अंदर क्या अमल है ये हमें वाज़ेह करना है। मौरूसी खुसूसियात एक नस्ल से अगली नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को तवारुस कहते हैं। मौरूसी खुसूसियात एक नस्ल से अगली नस्लों में तवारुस के अमल के ज़रिए मुंतकिल होती है। इन मौरूसी खुसूसियात को मुंतकिल करने वाला जुज़ जीन होता है। जो जीन जानदारों में माहौल से मुताबिकत पैदा करने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो अगली नस्लों में मुकाबलतन नुमाया तौर पर ज़ाहिर होते हैं। नाउ मौरूसी तब्दीली हो रही है, मतलब कैसी तब्दीली हो रही है? जीन के अंदर ऐसी तब्दीली हो रही है जो या तो माहौल में रहने के लिए जानदार को फायदा देगी या माहौल में रहने के लिए जानदार को नुकसान देगी, मतलब जानदार की बका नहीं होगी। सो जो फायदामंद जीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं मुकाबलतन ऐसे जीन के जो नुकसानदा होते हैं, जो माहौल से मुताबिकत पैदा नहीं कर सकते हैं। जो जीन जानदारों में माहौल से मुताबिकत पैदा करने के लिए फ़ायदामंद होते हैं वो अगली नस्लों में मुकाबलतन नुमाया तौर पर ज़ाहिर होते हैं। फ़ायदामंद जीन की इसी मुंतकिली को कुदरती इंतखाब का नज़रिया कहते हैं। तो यही जो मुंतकिली है फ़ायदामंद जीन की, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं और जिससे फ़ायदा हो रहा है जानदार को माहौल से मुताबिकत पैदा करने के लिए, इसी जीन की मुंतकिली को कुदरती इंतखाब का नज़रिया कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन हमें पता है कि हर जानवर अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है मतलब वो अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा करता है, और उसके अंदर तब्दीली पैदा होना मतलब उसके जीन के अंदर तब्दीली पैदा होना। यही जो है वो कुदरती इंतखाब का नज़रिया है। इर्तिका के अमल में कुदरती इंतखाब का नज़रिया इसलिए अहम करार दिया गया है क्योंकि जो बासलाहियत जानदार होते हैं वो जिंदा रहते हैं, बाकी मर जाते हैं। बासलाहियत जानदार यानी फ़ायदामंद जीन की एक नस्ल से अगली नस्लों में मुंतकिली और मरने वाले जानवर यानी गैर फ़ायदामंद जीन की मुंतकिली। तो इस तरह से ये जो नौई तबद्दुल का, मौरूसी तब्दीली का जो प्रोसेस है वो इर्तिका के अमल में मदद देता है, इर्तिका के अमल में एक अहम किरदार निभाता है। नेक्स्ट है पेचीदा प्रोटीन के तैयार होने के अमल की वजाहत कीजिए। पेचीदा प्रोटीन के तैयार होने के अमल की वजाहत करना है हमें। इसमें सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि पेचीदा प्रोटीन के तैयारी का अमल क्या कहलाता है, वो कहाँ होता है, और फिर इसके बाद में जो 3 स्टेप्स है इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, इन तीनों स्टेप्स को बताएंगे कि वो क्या चीज़ होते हैं। पेचीदा प्रोटीन की तैयारी का अमल डीएनए के सालमे में आरएनए की मदद से होता है। इसे सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। जो पेचीदा प्रोटीन की तैयारी होती है, तालीफ होती है, उस अमल को सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है। डीएनए के सालमे में होता है वो, और आरएनए की मदद से होता है। ये अमल 3 मराहिल में मुकम्मिल होता है: ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। सबसे पहला वाला जो अमल होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। पहला वाला अमल ट्रांसक्रिप्शन है।
डीएनए के सालमे में न्यूक्लियोटाइड की तरतीब यानी जीन के मुताबिक एमआरएनए की तैयारी का अमल ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एमआरएनए के ऊपर मालूमात फराहम करके एमआरएनए को तैयार करना, ये ट्रांसक्रिप्शन का अमल है। इसे हम प्रॉपर तारीफ के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। डीएनए के सालमे में न्यूक्लियोटाइड की तरतीब यानी जीन के मुताबिक एमआरएनए की तैयारी का अमल ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सेकेंड स्टेप होता है ट्रांसलेशन। डीएनए के सालमे में एमआरएनए पर मौजूद कोडॉन की मुनासिबत से टीआरएनए पर मौजूद एंटी कोडॉन के जरिए मुतल्लिका अमीनो एसिड की फराहमी का अमल ट्रांसलेशन कहलाता है। यहाँ पर अब जो एमआरएनए तैयार हो गया उसके ऊपर एक कोडॉन होता है और उसी के मुनासिबत से टीआरएनए के ऊपर एंटी कोडॉन होता है। हर कोडॉन का एक एंटी कोडॉन होता है। तो एमआरएनए पर जो मौजूद कोडॉन होता है, टीआरएनए उस कोडॉन को पढ़ता है और उसके ऊपर जो एंटी कोडॉन होता है वो एंटी कोडॉन को सिलेक्ट करके जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड है उस कोडॉन के लिए, एंटी कोडॉन के लिए उस अमीनो एसिड को फराहम करता है। ये इंफॉर्मेशन पास होती है। इस अमल को ट्रांसलेशन का अमल कहते हैं। तीसरा वाला प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। डीएनए के सालमे में टीएनए के जरिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से आरआरएनए के जरिए जंजीर तैयार होने के दौरान राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से सरकता है। राइबोसोम की इसी हरकत को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नाउ जब पेप्टाइड बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है आरआरएनए के जरिए, उस दौरान राइबोसोम जो कि एमआरएनए पर मौजूद होता है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरकता जाता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरकना मतलब एक ट्रिपलेट कोडॉन से दूसरे ट्रिपलेट कोडॉन पर सरकना। राइबोसोम की इसी हरकत को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो अगर कभी 4 से 5 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आता है और हम ये चारों कंसेप्ट लिख रहे हैं उसके अंदर, सेंट्रल डॉग्मा, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन, तो काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इर्तिका में तशरीही सबूत की अहमियत मिसालों के जरिए वाज़ेह कीजिए। तशरीही सबूत हमने पढ़ा था एनाटॉमिकल एविडेंसेस, उससे हमें वाज़ेह करना है, एक्सप्लेन करना है मिसालों के साथ। जवाब, इंसानी हाथ, बिल्ली का पैर, चमगादड़ का पंख और व्हेल मछली के ज़ाफ़े, इनमें कोई यकसानियत नज़र नहीं आती। अगर बाहर से देखते हैं हम तो इनके अंदर कोई यकसानियत नज़र नहीं आती। किस किस में? इंसान के हाथ में, बिल्ली के पैर में, चमगादड़ के पंख में और व्हेल मछली के ज़ाफ़े में। ज़ाफ़ा यानी कि जिस चीज़ को वो चप्पू की तरह इस्तेमाल करता है तैरने के लिए। लेकिन इन तमाम आज़ा में हड्डियों की बनावट और जोड़ों में काफ़ी मुतमासिलत नज़र आती है। लेकिन इनकी एनाटॉमी यानी कि अंदर हड्डियों की बनावट और जोड़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतमासिल नज़र आते हैं। इन आज़ा का जानदारों में इस्तेमाल और इनकी साख्त भी मुख्तलिफ है, लेकिन अंदरूनी बनावट मुतमासिल है, यानी इनकी तशरीह एक जैसी है। अब बाहर से अगर देख रहे हैं हम तो हर चीज़ का इस्तेमाल अलग अलग है और इनकी बनावट भी अलग अलग है। मतलब दिखने में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ दिखते हैं ये तमाम आज़ा जो ऊपर हमने डिस्कस किए, लेकिन इनकी अंदरूनी बनावट जो है वो मुतमासिल है, यानी कि इनकी एनाटॉमी एक जैसी है। एनाटॉमी जिसे हम उर्दू में तशरीह कहेंगे। जानदारों के आज़ा में तशरीही मुतमासिलत इस बात का सबूत है कि इन तमाम जानदारों का मौरिस मुश्तरिक है, यानी एक ही जानदार का इर्तिका इन जानदारों में हुआ है, यानी एक जानदार के इर्तिका होने की वजह से ही ये तमाम जानदार पैदा हुए हैं। अगला क्वेश्चन है रकाजात यानी क्या? इर्तिका के सबूत के लिए रकाजात की अहमियत मिसाल के जरिए समझाइए। रकाजात की जो इससे पहले का क्वेश्चन था वो भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, सवाल नंबर 2 का जी, जिसमें हमसे पूछा गया था कि
रकाज़ात का मुताल्ला इर्तिक़ा के मुताल्ले का एक अहम जुज़ है। तो इसे हमने एक्सप्लेन किया था कार्बन डेटिंग मेथड, यानी कि कार्बनी पैमाइशी जमा की मिसाल देकर इसे एक्सप्लेन किया था हमने। तो यही आंसर जो हम सवाल नंबर 2 के जीम का जवाब लिख रहे हैं वही आंसर होगा सवाल नंबर 7 के हे का। अब लास्ट वाला सवाल, अगला सवाल देखेंगे हम। आज के ज़माने के इंसान का इर्तिक़ा किस तरह हुआ, इस बारे में मालूमात लिखिए। सो पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप हमें ये आंसर लिखना है। ना ये डिपेंड करता है कि आपको अगर एग्जाम में आ रहा है तो कितने मार्क के लिए आ रहा है। अगर शॉर्ट में आ रहा है तो शॉर्ट में हम बोलेंगे इसे, और अगर डिटेल्ड आंसर आ रहा है तो डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर डिटेल में उसको पॉइंट वाइज कवर किया गया है। आज के ज़माने के इंसान का इर्तिक़ा तकरीबन 7 करोड़ साल पहले कदीम बंदर और लंगूर जैसे जानदारों से शुरू हुआ। तकरीबन 4 करोड़ साल पहले बहुत सुस्त रफ्तारी से बंदरनुमा जानवरों की दुम खत्म हो गई। इसी के साथ इन बंदरनुमा जानवरों के दिमाग की नशोनुमा हुई और साख्त बढ़ गई। इनके हाथों में इस्लाह हुई और वो एप जैसे जानवरों में तब्दील हुए। अरसे दराज बाद ये एप जुनूबी मशरक़ी एशिया में, जनूबी एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया में दाखिल हुए और गबन और ओरिंगटॉन जैसे जानवरों में तब्दील हुए। तकरीबन 2 करोड़ साल पहले इन्हीं एप नुमा जानवरों से अफ्रीका में चिंपांजी और गोरिल्ला पैदा हुए। इन चिंपांजी और गोरिल्ला की कुछ अनवा में मुख्तलिफ किस्म का इर्तिक़ा हुआ और वो 2 करोड़ साल पहले इंसान नुमा जानवरों में तब्दील हुए। पहला इंसान नुमा जानवर रामापिथेकस अफ्रीका में पैदा हुआ। अब रामापिथेकस के अंदर इर्तिक़ा का अमल हुआ और रामापिथेकस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में कन्वर्ट हुआ, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस निएंडरथैल में कन्वर्ट हुआ और निएंडरथैल क्रोमैग्नन में कन्वर्ट हुआ। मुंदरजा बाला तरतीब में इर्तिक़ा होकर रामापिथेकस तकरीबन 50 लाख साल पहले, यहाँ पर 50 लाख साल पहले है, क्रोमैग्नम इंसान का वजूद में अमल आया। तकरीबन 20 लाख साल पहले इंसान की जमात होमो का ज़हूर हुआ और एक हुनरमंद और माहिर इंसान वजूद में आया। तकरीबन 15 लाख साल पहले सीधे चलने वाले इंसान का इर्तिक़ा बर्र-ए-आज़म एशिया में चीन और इंडोनेशिया में हुआ। तकरीबन 1 लाख साल पहले तक इस इंसान के दिमाग के हजम में इजाफा हुआ और उसने आग के इस्तेमाल की दरियाफ्त की। 50,000 साल पहले के इंसान का दिमाग मुकम्मल तौर पर तरक्की पजीर हो गया और वो दानिशमंद इंसान यानी कि होमो सेपियन के ग्रोह में शामिल हुआ। तकरीबन 10,000 साल पहले ज़हीन इंसान ने काश्तकारी शुरू की और वो मवेशी पालने लगा। 5,000 साल पहले तहरीर का हुनर दरियाफ्त हुआ और तारीख की इब्तिदा हुई। 400 साल पहले जदीद उलूम का आगाज़ हुआ और 200 साल पहले सनती इनकलाब आया। तो इस तरह से आज के ज़माने का यानी कि मॉडर्न इंसान का इर्तिक़ा हुआ, एवोल्यूशन हुआ।